नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ आप जितने भी साथी साथ जुड़े सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और आजकल अच्छा और स्वस्थ होना ही एक तरीके से आप ये मानकर चलिए वरदान है भाई। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, आमतौर पर ऐसा बोला जाता है ना, तो इस वाक्य में सबसे बड़ा धन है भाई। इसको बचा कर रखिए, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये मैं आते ही सुबह पहले ये आपको भाषण इसलिए दे रहा हूँ स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि यकीन मानिए आप जो है सारे काम एक तरफ और आपका स्वास्थ्य एक तरफ, तो इसलिए मेरी सुबह उठते ही आपको सबसे पहले यही सलाह देना जो है वो बनता है। तो चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं और आज अपने नया टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी आप साथी साथ जुड़े सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बात करते हैं आज का जो टॉपिक अपना होने वाला है। पहले मैं वो टाइटल ही लिख देता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ी बातचीत अपने को करनी है। टॉपिक का टाइटल जो है अपना जी वो है टेंस, और साथ ही साथ चूंकि आपके सिलेबस में भी उसने क्या लिख के रखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस ये पर्टिकुलर अपना टॉपिक है जी। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये होता क्या है, क्या इस पर अपने बातचीत करनी है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। पहली बात तो जब तक आपका प्योर सिलेबस आया ही नहीं था, प्योर सिलेबस का मतलब जब तक सिलेबस जारी नहीं हुआ था, उससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि हम टेंस पढ़ेंगे। और टेंस में आपको लेक्चर ही रिकॉर्डिंग में आपके पास पढ़ा होगा, आप उसमें देखिएगा मैंने बोला था टेंस के अंदर हम दो बातें और ऐड करने वाले हैं। टेंस में आजकल कोई भी एग्जाम हो भाई, वो चाहे वो 10वीं के स्तर का हो, ठीक है ना, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर लेकर चले उसे, चाहे पीजी लेवल पर भी लेकर चले उसे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल होता है जिसके अंदर टेंस से संबंधित अगर प्रश्न कभी पूछे जाते हैं तो आजकल ज्यादातर जो प्रश्न है ना वो सीक्वेंस में पूछता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस को टॉपिक नया नहीं है, टेंस का ही पार्ट है, बस प्रश्न के पूछने का तरीका होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रम, ऑर्डर, एक क्रम बनता है। उस क्रम के आधार पर एग्जाम के अंदर टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं आप सोचो कि टेंस और उसका एक सब टॉपिक है कोई सीक्वेंस ऑफ टेंस, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस टेंस में बेहतर प्रश्न बनवाया किससे जा सकता है, सीक्वेंस से, अर्थात जिसमें एक क्रम बन रहा होगा सेंटेंस का, उस क्रम में आपसे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगवाने का वो प्रयास करेगा। दो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे होते हैं पहले उसका एक आधार होना चाहिए, उस पर हम क्या सीखने वाले हैं, उस पर कैसे काम करेंगे, उसके टॉपिक को लेकर आपको कैसी अपनी मेंटालिटी रखनी है, अपनी विचारधारा किस प्रकार की रखनी है, वो बता देना सबसे पहला काम होना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूं। इसमें एक पार्ट हम अपनी ओर से ऐड करने वाले हैं जो होगा कंडीशनल्स, एक छोटा सा पार्ट है। चूंकि कंडीशनल्स में सारे ओवरऑल जो भी नियम कायदे कानून लगते हैं, मोटे मोटे तौर पर 3 से 4 बातें हैं कंडीशनल्स को लेकर, 3 से 4 बातें हैं। 3 से 4 बेसिकली बात करी जाए तो 3 प्रकार की शर्तें ही हैं, क्योंकि कंडीशनल्स नाम का ये अर्थ क्या बनता है, जैसे होता है ना कि यार मैं ये काम तभी करूंगा पर मेरी ये कंडीशन है। कंडीशन का मतलब शर्त। इन शर्त वाले वाक्यों पर भी अपने को बात कर लेनी है। तो वो किस प्रकार के होंगे वो टॉपिक में मैं आई डाउन करते चले जाऊंगा, जोड़ते चले जाऊंगा। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। टेंस एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो शायद तक आप जितने भी साथी साथ जुड़े हैं, एक बार थोड़ा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इस पर थोड़ा विचार करिएगा। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपने पहली बार छठी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। पहली बार आपने छठी या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, मन लगाकर पढ़ा, बेमन का पढ़ा, वो बात नहीं कर रहा हूं। सिलेबस में तो था ना। अब आप अगर इस स्तर तक हो तो आपको पता होगा, आपने छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ठीक है ना, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 5 साल, ठीक है। फिर यूं मानकर चलो एक बार के लिए कि एक रैंडम नंबर ले लेता हूं, 4 साल। फिर आपने 11वीं 12वीं अगर करी है तो 11वीं 12वीं के अंदर आपने चाहे कॉमर्स लिया हो, आर्ट्स लिया हो, साइंस लिया हो, जो भी है, 11वीं 12वीं के अंदर आपके पास जनरल इंग्लिश सिलेबस में फिर था। जनरल इंग्लिश था ना। जनरल इंग्लिश का मतलब जिसको आपको लेना नहीं वो होता ही है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। वहां टेंस का टॉपिक फिर आपको सामना करना पड़ा 11वीं और 12वीं में। फिर अगर आप सभी साथियों में से किसी ने भी ग्रेजुएशन भी करा हुआ है, ठीक है ना, वैसे आजकल ग्रेजुएशन लगभग बच्चे कर ही रहते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर बीए, बीकॉम, बीएससी आपने जो भी करा होगा, फर्स्ट ईयर में जनरल इंग्लिश के नाम से फिर आपको देखने को मिला, और वहां फिर टेंस का टॉपिक था जनरल इंग्लिश में। किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करा होगा तो एक बात अलग है, बाकी ग्रेजुएशन तक की बात कर रहा हूं। किसी ने बीटेक भी करा रहता है ना, उसके भी फर्स्ट ईयर के अंदर जनरल इंग्लिश का सेक्शन रहता है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट जुड़ता है जनरल इंग्लिश का, वहां फिर टेंस था, चाहे बीटेक कराओ किसी ने। तो ओवरऑल मैं ये समझाना चाहता हूं, मोटे मोटे तौर पर सर 12वीं तक तो इंग्लिश के टीचर ही नहीं थे, अभी भी इन सभी प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं, है ना। मोटे मोटे तौर पर
ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 साल आदमी ने टेंस पढ़ा है। आदमी को छोड़ो, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप भी फिलहाल तो स्टूडेंट हैं, आप सभी ने मोटे मोटे तौर पर 6 साल टेंस पढ़े। और आप जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप में से अनुमान लगाइए कितने साथियों को टेंस आते हैं। मतलब ये नहीं कि कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब। किसको इतना भरोसा है कि कोई प्रश्न टेंस का पूछा जाएगा तो उसका सही जाता है, उसको डर नहीं लगता उस क्वेश्चन से? ऐसी संख्या आमतौर पर कम पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कलाकारी हो जाएगी तभी आप कर पाओगे, नहीं नहीं, एक बार हम मोटे मोटे तौर पे बात करें। अब देखिए, जो कुछ डाउट रहते हैं मन में कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, है ना, या स्कूल में, जैसे एक साथी ने अभी कमेंट भी किया, सर टीचर ही नहीं थे उनके स्कूल के अंदर इंग्लिश के, कोई भी कारण रहे होंगे। देखिए, आपकी नौकरी लगने या नहीं लगने के बाद, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो कोई नहीं पूछेगा कि स्कूल में क्या था क्या नहीं था। नौकरी नहीं लगती है तो भी आपको वहां सहानुभूति देने के लिए आप किसी को बोलोगे कि यार हमारे तो सिलेबस में या हमारे तो पर्टिकुलर स्कूल में या कोचिंग में टीचर था नहीं था। इन बातों को कोई नहीं सुनने वाला। लोगों को एक ही बात से मतलब है, वो आपसे एक ही प्रश्न पूछेंगे, सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। इन 2 प्रश्नों में से अगर आपका उत्तर हो गए तो बधाई मिल जाएगी, नहीं हुए तो सहानुभूति मिल जाएगी कि चलो कोई बात नहीं यार, और प्रयास करना। इन दोनों कामों में से एक काम होने वाला है। जानते हैं आप ये सारी बातें, है ना। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 10 तक फिर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आपको हर प्रकार का आपको है जो उदाहरण देखने को मिलेगा। सरकारी स्कूल में जो अध्यापक जा रहे हैं भी पूरी मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करके जाते हैं, नॉलेज की तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिलता है, हर प्रकार के टीचर से भी आपका आमना सामना होता है। ओवरऑल हम बात कर रहे थे, तो देखिए अब हम करते हैं टेंस के बारे में बात। इतने टाइम तक आपने टेंस नाम एक ऐसा होता है जो जरूर सुना रहता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जी, पीछे जो कमियां रही हैं उनको भी दूर करने का समय अभी है। अब जब 6 साल में टेंस समझ में नहीं आए तो यहाँ 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कैसे समझ में आ जाएंगे? बात ये भी तो है ना। मैं तो कोई देवता तो हूं नहीं कि 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कोई टेंस का टॉपिक घोट के पिला दूंगा कि ये बेटा ये ले जा। हम यहाँ बात करने वाले हैं मोटे मोटे तौर पर उन एस्पेक्ट्स के बारे में, उन पहलुओं के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती है, उनके ऊपर बात करूंगा मैं। ता है, ती है, ते है, आमतौर पर स्कूल में जब हम पढ़ते थे, ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हिंदी में टेंस के प्रश्न को आए हुए देखा है? ता है, ती है, ते है, हिंदी में वाले के आएंगे? नहीं आएंगे। सेंटेंस तो किस में आना है? अंग्रेजी में आना है। अंग्रेजी के थ्रू ही अपने को पता लगाना है। सारी कार्रवाई तो ये है, अंग्रेजी के थ्रू ही हम कुछ समझने का उसको प्रयास करेंगे कि कैसे क्या पहचान करी जा सकती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो हमारे जो 3 स्टेप है ना, मैं पहले आपको 3 स्टेप गिनवाता हूं, वो याद रखना, दिमाग में रखना। सबसे पहले हम जब जनरल टेंस की बात करेंगे, जनरल टेंस, पहले हम जनरल टेंस की बात करेंगे जिसमें कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको जनरल टेंस के बारे में भी ज्ञान शायद ना हो कि भाई कौन से टेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसलिए आधार तैयार करेंगे, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। दूसरा मामला, किस टेंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्लास पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान दे देना है। जो भी साथी आप पढ़ रहे होंगे उसमें पूरी अटेंटिविटी, इधर उधर से ध्यान हटा के, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर पे पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, आपका उस समय पूरा अटेंशन क्लास पे ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सर हमें समझ में तो आ जाता था लेकिन अब 3 साल हो गए, भूल गए। कोई बात नहीं भाई, इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, तुक्के में पास हो गए, कोई बात नहीं भाई, जैसा हो गया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तुक्के थोड़े कम ही चलते हैं मेरे, तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जनरल, पहले मैं जनरल टेंस जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो दो टेंस के जोड़े हैं, उन पर जरूर ध्यान देना है। पहले मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ रहे होंगे ना, 2 टेंस आएंगे, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुनना, मेरी बातें बहुत खास है। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 2 टेंस जिस समय आपको बोर्ड पे मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, तो निवेदन है आप पूरा ध्यान बोर्ड की ओर रखना, बातों को समझना, चीजों को सीखना। कौन कौन से, दोबारा बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल और एक प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या ये ध्यान नहीं दें सर? नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है ज्यादा ध्यान देने वाली बात उनकी की है मैंने। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस अपना सबसे ज्यादा समय लेगा। सबसे ज्यादा समय अगर किसी टेंस को सीखने में लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम आएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, हो गए 2। फिर चलते हैं अपने पास्ट की ओर। पास्ट में 2 टेंस आएंगे, पास्ट सिंपल, मतलब सिंपल पास्ट कह लो भले, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। मतलब जैसी प्रेजेंट की स्थिति है वैसे ही पास्ट की स्थिति है। मतलब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 2 टेंस बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर प्रेजेंट, वो पास्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, इन 2 पर आपने विशेष करके ध्यान देना है।
यहां सीक्वेंस का जो मामला है ना वो खूब आपके सामने आएगा। फिर नंबर आता है फ्यूचर का। फ्यूचर के अंदर भी सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, इन दो पर आपने विशेष ध्यान देना है। और जब मैं फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ जाऊंगा ना तब हम बीच में कंडीशनल्स का पार्ट ऐड करेंगे, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इसलिए वो जोड़ना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी रह जाएगा। ओके, बात समझ में आई आपके? तो चले बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कैसे क्या चीजें उनके ऊपर आपने ध्यान देने। तो पहले बेसिक कुछ तैयार करते हैं कि टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस का मतलब हुआ क्या? क्रम। आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो और उसने आपके सिलेबस में भी सीक्वेंस लिख दिया है, जो बिना सिलेबस आने से पहले भी मैंने कह दिया था कि हमें यहाँ पे सीक्वेंस सीखना पड़ेगा। आ गया नाम? तो चलिए, बेसिकली 3 प्रकार के अपने सामने जो टेंस है, एक तो नाम आ गया अपने पास प्रेजेंट, फिर एक आपके पास पास्ट, और एक अपने पास फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भाई साहब आजकल तो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो बोलते हैं 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर जैसा तो कोई टेंस होता ही नहीं। कारण कई बार देखा जाता है कि इस फ्यूचर टेंस का अधिकतर काम कौन सा टेंस कर जाता है? प्रेजेंट कर जाता है। अगर आपने आर्टिकल थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो या आपको वो सेंटेंस याद हो प्राइम मिनिस्टर वाले जो अपनों ने लिखे थे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, ऐसा करके हमने एक वाक्य लिखा था, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। उसमें टुमारो लिखा हुआ था और फिर भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा रहा था। याद है आपको? आमतौर पर बच्चों ने एक धारणा बना रखी है कि विल या शैल आते हैं टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। उनको लगता है कि ये टुमारो वगैरह लिखे रहते हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ लिखा रहता है ना, तो विल शैल लगाते हैं। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कब नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो आ जाएगा अपने बाप सामने वही सारी चीजें। ठीक है ना सर? टेंस में वर्ब या हेल्पिंग ऑफ भी लगानी होती है, लेकिन सर वाक्य का अर्थ कैसे निकालते हैं? सबका नंबर आ जाएगा राजू जी, चिंता मत करो। सब चीज़ों को शुरू होने दीजिए, आप धीरे धीरे बातों को समझने का अपने प्रयास करेंगे। वाक्य का अर्थ तो बिना ट्रांसलेशन के, बिना अनुवाद के निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? और हम तो जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, 2 ऐसी वर्ब है जो बिना किसी सहायक क्रिया के भी वाक्य के निर्माण की हिम्मत रखते हैं। लेकिन थर्ड और फोर्थ, इनको कोई वाक्य बनाना है तो अपने साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया चाहिए होती है। ठीक है ना सर? कल मैंने फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ी थी। क्या फर्स्ट क्लास की पढ़ने के बाद 10th तक की सभी बुक्स पढ़नी इंग्लिश की? आप अगर फर्स्ट क्लास की पढ़ रहे हो तो पहले सेकंड थर्ड तक तो आओ। आप 5वीं तक आते आते आपको आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं को ही मिल जाएगा कि आपको और कितनी चीज़ों को जोड़ घटाव करना है। सर न्यू टॉपिक है क्या सर? आज ही जुड़ा ना भाई ना, आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने टेंस, क्योंकि डिटरमिनर्स अपनों ने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके प्रश्न अपने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है टेंस, और उसमें पार्ट कौन सा? साथ ही साथ सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये टॉपिक अपना। चलिए जी, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टेंस हो गए, चलो आपके सामने ये 3। कोई भी टेंस हो उसके अंदर एक बेसिक उसका पैटर्न रहता है। कोई भी टेंस हो उसका एक पैटर्न रहता है। पैटर्न का मतलब आपके रट्टे नहीं माने कि पैटर्न रहता है ना, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी टेंस हो उसके अंदर एक पार्ट तो उसका बनता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसे अपने कहते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट की स्पेलिंग का ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये डेफिनेट की स्पेलिंग, इनडेफिनेट की स्पेलिंग कई बार आई हुई है कि स्पेलिंग कौन सी सही है। डेफिनेट की स्पेलिंग छाप देता है 4 और उनमें से पूछता है कि सही वाली स्पेलिंग कौन सी है। तो डेफिनेट की स्पेलिंग IN, मतलब ये तो इनडेफिनेट है, तो डेफिनेट की क्या हो जाएगी? IN हटा दो, तो INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो सकता है, या इसे आमतौर पर अपने क्या बोलते हैं? सिंपल। इसे क्या बोला जाता है? सिंपल भी अपने कह सकते हैं। फिर इसमें दूसरा पार्ट आएगा जी, उसका नाम क्या होता है? वो होता है कंटिन्यूअस, वो होता है कंटिन्यूअस। फिर तीसरा पार्ट जो अपने पास आएगा वो होगा परफेक्ट, और चौथा पार्ट जो अपने पास आएगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कौन कौन से टेंस काउंट हो गए जी? ये चाहे प्रेजेंट उठाओ, पास्ट और चाहे फ्यूचर, सबके बारे में लिख दिया मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हो। मान लो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि आजकल एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर पर टेंस के नाम तक पूछे जा रहे हैं। टेंस के नाम तक पूछ रहे हैं, काम नहीं नाम पूछ रहे हैं कई बार तो टेंस के। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से चीजें कब लिखी रह जाती हैं तो वो कौन से टेंस में काउंट हो जाता है। फिर जी पास्ट की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनेट कह लो चाहे सिंपल पास्ट कह लो, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर वही कहानी इसमें फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इनके एक तरीके से नाम हो गए। आप एक बार ये लिख लो भाई,
सर वर्ब सिलेबस में तो नहीं है सर, फिर भी पढ़ा है क्या? अनीता जी, आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के अंदर बिना किसी शब्द के आप हिंदी का कोई वाक्य बना सकते हो, बिना किसी क्रिया के? सोचो आप, हिंदी के, अंग्रेजी को छोड़ो एक बार साइड में, हिंदी में कोई भी सेंटेंस, कोई वाक्य आपको लिखना होता है हिंदी में, बिना क्रिया जोड़े उसमें कभी वो वाक्य का मीनिंग सामने वाले तक पहुंचा सकते हो क्या? आप अर्थ बना सकते हो उसका, कि सामने वाले के बात समझ में आ जाए कि क्या कहा जा रहा है? जैसे मान लीजिए आपने किसी को बोला खाना, कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, जब तक आप ये नहीं बोलोगे खाना खाओ, खाना वर्ब हुआ ना, क्रिया, बिना वर्ब के कोई वाक्य बनता ही नहीं। इसलिए वर्ब पढ़ना है क्या? मैंने जो आपको वर्ब के पैटर्न समझाए ना, वो पढ़ने थे, वो हमने पहली दूसरी क्लास के अंदर बातचीत करी थी, वो सीखना जरूरी था, है ना? तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको एक बार उस पर ध्यान दीजिए। वर्ब का मतलब क्रिया था, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, बेसिक वर्ब्स, अपना टाइटल क्या था? बेसिक वर्ब्स। तो बस बिना क्रिया के हम वाक्य नहीं सीख सकते ना, इसलिए मैंने वर्ब के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी थी। इसलिए अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सर टेंस भी बेसिक से पढ़ा ना? कुछ नहीं आता हमने, बिल्कुल भी बेसिक। देखो इसमें ता है, ती है, ते पे तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते नहीं है। हाँ, उनके बिना ट्रांसलेशन के वाक्य भी मैं नहीं बनवा पाऊंगा आपसे, इसलिए ट्रांसलेशन के लिए ये भी जरूरी है। लेकिन हाँ, राम आम खाता है, फिर इस वाक्य का इंग्लिश अर्थ बनवाना और ये करना थोड़ा संभव नहीं होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ईमानदार उत्तर है मेरा ये आपको। लेकिन हाँ, आपको इस स्तर पर जरूर तैयार किया जाएगा कि आप टेंस की पहचान करना सीख जाओगे, उसमें वर्ब हेल्पिंग अपनी ओर से लगाना सीख जाओगे, कोई सेंटेंस बना रखा होगा, चाहे अंग्रेजी में लिख रखा हो, आप उसका अनुवाद करना सीख जाओगे। क्या वापस नोट्स बनाऊं क्या सर? वापस नोट्स बनाऊंगा क्या मतलब होता है? पहले वाले नोट्स कहां गए आपके? सर वाक्य में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाक्य का अर्थ कैसे निकलेगा? अरे मेरे दोस्त, वाक्य में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाक्य का अर्थ कैसे निकलेगा? वाक्य में हेल्पिंग वर्ब छोड़ो, वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बोला ही नहीं ना, बिना वर्ब के वाक्य पूरा नहीं होता। राजू जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके इस सेंटेंस को देखकर, सॉरी प्रश्न को देखकर, कि आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा हुआ, ऐसे लगा मुझे, है ना? आप मुझे इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। पहला और दूसरा लेक्चर, अंग्रेजी की क्लास शुरू हुई थी ना तब अपनी, तब की पूछ रहा हूं। सर जो लेवल हो हमारा वही पढ़ाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो। अरे जो आपका लेवल, क्या आपका लेवल कम देखते हो क्या? आप 10वीं का लेवल कम मानते हो? आपको पता है एसएससी के अंदर, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना सीजीएल के, उसमें जो गणित आती है कौन से स्तर की आती है? 10वीं के लेवल की। कभी प्रश्न देखे हैं आपने? जो इंग्लिश आती है 10वीं के लेवल, 10वीं के लेवल को आप हल्का मत मानो भाई, 10वीं का लेवल बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा लेवल है। सर टेंस की सारणी बनाकर बता देना सर। नरेश जी, मैं अपने आप बना दूंगा, जिसकी जो सारणी बनानी होगी, चिंता ही मत करो आप। ये सारणियाँ तो याद नहीं होती, सारणियाँ तो ले बैठती हैं, और सारणियों के चक्कर में बहुत पढ़ते हैं बच्चे बेचारे। कैसे पढ़ाना है वो आप मेरे पे छोड़िए, आप तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आजकल बच्चे पता नहीं कैसे, क्या चक्कर है, दो अलग अलग स्कीमों पे चल रहे हैं। दो काम होते हैं बेसिकली कोचिंग के अंदर, एक तो पढ़ने का और एक पढ़ाने का, एक पढ़ने का और एक पढ़ाने का। तो पढ़ाने वाला व्यक्ति तैयार करता है योजना कि मुझे कैसे क्या चीज़ पहले पढ़ानी है, क्या बाद में पढ़ानी है, ऐसे पढ़ानी है, वैसे पढ़ानी है। तो हो रहा क्या, बच्चे तो आजकल योजना बने लगे हुए हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष बने बैठे हैं। वो बता रहे ऐसा पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ये कर दो, वो कर दो, ये क्लास पहले लगा दो, वो क्लास बाद में लगा दो। और पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? गुरुजी। गुरुजी घर पे पढ़ के आ रहे बेहतर तरीके से क्या, और कैसे अच्छे से पढ़ा दूं मैं बच्चे को। पेपर में गोले करके आने बच्चे ने, तो बच्चे तो योजना आयोग के अध्यक्ष बने बैठे थे पूरे समय के दौरान, तो यहाँ मार खा जाते हो। आपका काम पढ़ने का, पढ़ाई पे ध्यान दो, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, मैं बेहतर जानता हूँ भाई, मेरा काम यही है। लिख लियो सर? चलो भाई बहुत बढ़िया, लिख लियो है तो आगे बढ़ांगा आप, ठीक है ना? सर रीट हो जाएगी ना आपकी क्लास से? क्या करवाना चाहते हो आप रीट के साथ, ये बताओ भाई। सर मैंने पहले की क्लास नहीं देखी। पहले की क्लास नहीं देखी जयप्रकाश जी मेरे दोस्त, मैं जरूर सलाह दूंगा भाई, पहली और दूसरी क्लास देख कर आप आओ इधर, है ना? पहली और दूसरी क्लास जरूर पढ़ कर आइएगा। चलिए भाई। सर टेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं, केवल वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब की जब जरूरत पड़ेगी तभी लगाएंगे विराजू जी, है ना? वर्ब अति आवश्यक है। राम आम खाता है, ये सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो, इसमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब है? राम ईट्स मैंगो,
इसमें कहीं कोई सह क्रिया नहीं ना, फिर भी ये सेंटेंस सही है। राम ईट्स मैंगो, सही सेंटेंस है, कोई समस्या नहीं है। चलिए जी, ये बात आपने लिख दी है, तो इसमें एक पार्ट और अपने को लिखना है। अब वो पार्ट आपको समझाता हूं। कोई भी सेंटेंस हो जी, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस हो, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा, संरचना रहेगी। कोई भी टेंस हो, कोई भी वाक्य हो, हर टेंस का, हर वाक्य का एक स्ट्रक्चर रहता है। मतलब आप यूं कह सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, संरचना। कोई भी सेंटेंस हो, उसकी एक संरचना जरूर रहती है जी। संरचना कैसे, क्या क्या रह सकती है, उसके ऊपर अपने बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, तो एक सेंटेंस रहता है अपने पास। सबसे पहला एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। एफर्मेटिव का अर्थ हुआ सकारात्मक। फिर एक वाक्य अपने सामने आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ जी, नकारात्मक। नकारात्मक। फिर एक वाक्य अपने को देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। फिर एक सेंटेंस अपने को देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये सब नाम है इनके, वाक्य की संरचना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये कुछ वाक्य के प्रकार होंगे, इनके ऊपर अपने को ध्यान देना है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। लिख लीजिएगा ये। जो साथी नए जुड़े हैं वो पहली दूसरी क्लास जरूर देखिएगा। टेंस का टॉपिक है, मैं पहले ही आपको बता दूं, थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक, है ना। थोड़ा समय लगता है इस टॉपिक को पूरा करने में, कंप्लीट करने में, क्योंकि बेहतर टॉपिक है और समय लगता है। इसके अंदर कुछ खास खास चीजें आएंगी। सबसे ज्यादा समय लेने वाला टेंस में अगर किसी का नाम लेता हूं तो वो पहला ही है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सबसे ज्यादा आपका समय लेगा जी। फिर जो टेंस आएंगे आगे वो थोड़ा गति से होने वाले हैं, लेकिन जिन टेंस पे आपको ध्यान देना उनमें एक नाम तो आता है सिंपल प्रेजेंट का, एक प्रेजेंट परफेक्ट का। इन दो पे आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर एक पास्ट, सिंपल पास्ट का और एक पास्ट परफेक्ट का। इस दो पे बड़ा ध्यान देना है। पास्ट में आते ही ध्यान देना शुरू कर देना कुछ ज्यादा ही, और सिंपल प्रेजेंट के दौरान तो कुछ ज्यादा ही ध्यान देना, क्योंकि नई नई चीजें कुछ सामने आएंगी आपके। हाँ, पॉजिटिव का मतलब भी सकारात्मक होता है, बिल्कुल भाई, पॉजिटिव का भी मतलब सकारात्मक। मैं तो बस ये नाम इसलिए लिख रहा हूं एफर्मेटिव, ताकि आपका कनेक्शन हो, आप ऐसा भी एक मीनिंग जाने, है ना। अब चाहे एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हर टेंस के अंदर आएगा। मतलब पीछे जो आपने लिखे ना, परफेक्ट हो, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सबके वाक्य सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक टाइप के बन सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया आपने तो बताइएगा मुझे, है ना। पहला टेंस शुरू करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, डिटरमिनर चैप्टर आपका हो गया भाई विकास जी। डिटरमाइंस नहीं, डिटरमाइनर्स। लिख लिया भाई। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब अपना पहला टेंस अपने शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से शुरू कर रहे हैं और पहला टेंस अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सबसे महत्वपूर्ण टेंस में नाम आता है इसका, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इससे संबंधित। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कुछ है इस टेंस के अंदर खास, और ये टेंस महत्वपूर्ण टेंस में नाम आता है। इससे निवेदन है मेरा, आपको इसके यहाँ पे अटेंशन रखना है। यहाँ आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा खेल मुश्किल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। सर प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या अंतर है? कुछ नहीं दोस्त, जैसे एक होता है ना, क्या वह खाना खाता है, ये तो हुआ प्रश्नवाचक, और एक क्या वह खाना नहीं खाता है, ये हुआ प्रश्नवाचक नकारात्मक। कोई अंतर नहीं, तो बोलने का स्टाइल है। वह खाना खाता है सकारात्मक, वह खाना नहीं खाता है नकारात्मक। मतलब बोलने का, वाक्य का एक संरचना है, वाक्य ऐसे बन जाते हैं भाई, ठीक है ना।
सर एफर्मेटिव की बजाय सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हैं क्या? मैंने एफर्मेटिव लिखा तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप एक बार एफर्मेटिव लिखो ताकि स्पेलिंग थोड़ी समझ में आए। स्पेलिंग के साथ दोस्ती करिए, काम आएंगे। और उसने लिख भी रखा है आपके सिलेबस के अंदर स्पेलिंग से जुड़ी चीज़ें, ठीक है ना। एफर्मेटिव में डू, डज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं। नहीं शिवशंकर जी, ऐसा नहीं है, एफर्मेटिव तो सभी टेंस में आएंगे ना, तो वो डू डज सब जो है वो सब जगह अपने अपने आप आते रहेंगे। आगे की मत सोचिए, अभी तो इस पर तो ध्यान दो जो चल रहा है। कहाँ डू डज आएगा नहीं आएगा वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, और वो टेंस चल रहा है अपना, तो आ जाएगा अपने आप, देखो। अब आता है सबसे पहले अपने पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे जरूरी बात, मैं शुरुआत में आपको कुछ इंडिकेशंस लिखवाने वाला हूं। अर्थात इंडिकेशंस का मतलब होता है कुछ आपको ऐसे निर्देश देने वाले मीनिंग से लिखवा रहा हूं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कर यार ये लिखा हुआ आ गया क्या, तो शायद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और आप जितने भी साथी साथ जुड़े हुए हैं ना, आप भी देखिएगा। आप में से ही कुछ साथी ऐसी गलती करेंगे, मेरी इस लाइन को ध्यान से अभी तो सुन तो क्या पता रहे होंगे, लेकिन इस पर मनन नहीं करेंगे। मैं अभी जो इंडिकेशन लिखूंगा ना, इंडिकेशंस का मतलब कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग लिखने वाला हूं जिनको आप जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान मान सकते हो। मैं 100% दावा कुछ एक का तो कर ही नहीं पाऊंगा। कुछ एक वर्ड मीनिंग होंगे जो वाकई में बड़े सॉलिड होते हैं, उनको मैं आपको अलग से बता दूंगा कि इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। लिखने वाला हूं ज्यादा, सबके रट्टे नहीं मारने, घबराना ही मत। अध्यापक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है उनको लिखने का, टीचर और स्टूडेंट होने के नाते आपका फर्ज भी बनेगा ढंग से उसके नोट्स बनाने का। लेकिन बेहतर अध्यापक होने के प्रयास में और बेहतर स्टूडेंट होने के प्रयास में मैं आपको कुछ एक की सलाह दे दूंगा कि अगर ये याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसको जरूर याद रख के जाना, ये ज्यादा जरूरी है, वो भी सलाह उसके अंदर दे दूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंडिकेशन में ये पूरा पन्ना भर जाएगा आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आगे भी कुछ और ऐड करना पड़ जाए, और होगा ही ऐसा जहां तक मुझे लग रहा है। तो इसलिए आप घबराना मत कि और ये इतने कैसे याद होंगे, पता नहीं ऐसे याद होंगे कि नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरे लिखवाने के बाद उन पर अपने चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। पहले लिखवा देता हूं, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना। कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज क्या नहीं होती, वो मैं आपको पूरा लिखवाने के बाद उस पर बातचीत जरूर करूंगा। और सब याद हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कौन सा याद करना बहुत जरूरी है उससे फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सबको सीरियल वाइज एक क्रम के तहत याद रखना कतई जरूरी नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप इस बात की। ओके जी, देखो देखते हैं सभी। नमस्कार भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। मैं पहले आपको लिखवाने वाला हूं इससे संबंधित कुछ इंडिकेशंस। इंडिकेशन का मतलब ही क्या होगा, आपको कुछ निर्देश देंगे। होता है ना, इंडिकेटर होता है अपनी गाड़ी के अंदर, तो इंडिकेटर आप जिस तरफ का देते हो तो आमतौर पर व्यक्ति उस तरफ मुड़ने का पहले इशारा कर देता है। ये कुछ इशारे होंगे जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर लेकर चलने वाले हैं भाई। कौन कौन से हैं लिखते हैं भाई, मेरे साथ साथ लिखेगा आप, है ना, इसमें पीछे मत रह जाना लिखने में। जैसे मीनिंग है जनरली, जनरली, USUALLY, यूजुअली, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया। इनके अर्थ क्या होते हैं, सामान्य तौर पर, सामान्य, सामान्यतः भी आप कह सकते हो, सामान्यतः। ये सबके अर्थ एक जैसे हैं, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली। फिर एक मीनिंग होता है अपने पास फ्रीक्वेंटली। कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो पूछ लेना आप, है ना, FREQUENTLY। फ्रीक्वेंटली का मतलब बारंबार। सेल्डम, सेल्डम का अर्थ होता है प्राय। ऑफन, OFTEN, ऑफन का भी मतलब होता है प्राय या अवसर, अक्सर। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। सर यूट्यूब पर आपकी क्लास चल रही है टेंस की, कल का अवकाश होगा क्या, मुझे पता नहीं है इस बारे में अभी, कल अवकाश होगा कि नहीं होगा। सर जी MCQs करवाएंगे या नहीं, किसके, टेंस के आएंगे, जब टेंस का एक बार टॉपिक तो पढ़ो फिर आएगा MCQs का। ठीक है, तो सेल्डम लिख दिया, ऑफन लिख दिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, फिर लिखो हैबिचुअल सेंटेंस, हैबिचुअल सेंटेंस। फिर लिखिए साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वैज्ञानिक तथ्य जो रहते हैं ना। साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ,
सार्वभौमिक सत्य। फ्रेजेस, कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे इत्यादि इत्यादि फ्रेजेस जो रहती हैं, कहावतें रहती हैं, फेमस कोई कोटेशन रहता है। सर एग्जाम में टेंस कौन सा, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं भैया ना, पूछे जा रहे हैं इन दिनों बढ़िया से बढ़िया पेपर के अंदर। सर जी इन सभी इंडिकेट करके एक उदाहरण देगा। मीणा जी आप मेरे पे छोड़ दो यार, दोस्त मेरे भाई, इसका क्या उदाहरण देना नहीं देना वो आप मेरे पे छोड़ो से, आप लिखने पे तो ध्यान दो, कमेंट करने पे ध्यान देने से बेहतर मैंने काम क्या सौंपा है मेरे साथ साथ लिखने का, वो नहीं कर रहे हो। वो लिखो आप, एक नहीं आएगा पेपर में इनमें से। सुनना चाहते हो असली बात? ये कैसे आएंगे वो सीखना जरूरी है ना, तो वो कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। लिख नहीं रहे यार, कमाल करते हो आप सारे बच्चे। जो जो लिख रहे हैं लिखो, क्योंकि फिर मैं आगे कर दूंगा, वापस पीछे आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये मेरे साथ साथ लिखने। फ्रेजेस लिख लिया। जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, सबका एक ही जैसा अर्थ होता है, सामान्यतः, आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, हैबिचुअल सेंटेंस, साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, फ्रेजेस PHRASES लिखा हुआ है, फ्रेजेस जो कोई कहावतें हो गई, कोई लोकोक्तियां हो गई, मुहावरे हो गए, किसी कोई फेमस कोटेशन भी मान लीजिए अगर आ जाता है कभी सेंटेंस के अंदर, ऑलवेज हो गया और नेवर हो गया, RARELY, रेयरली का मतलब भी होता है। रेयरली का मतलब ना के बराबर, मुश्किल से लिख लो आप चाहे, रेयरली का मतलब मुश्किल से, कभी कभार, ये ज़्यादा अच्छा शब्द है इसका, कभी कभार, कभी कभार। फिर लिखियो आप एडियम्स, मुहावरे ही हो गए। इडियम्स, मुहावरे, फेमस कोटेशंस वगैरह जो रह गई है ना, डेली रूटीन के जो कार्य रहते हैं, डेली रूटीन वर्क। फिर हो गए न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो रहती हैं। कोमा लगाया मैंने, अभी पूरे नहीं हुए, अभी और है, एक बार आप ये लिख दो, तुरंत लिख दो इनको। जब लिख लो तो बताइएगा, मैं आगे करूंगा ना। शुरू साथ ही साथ लिख रहे हो, कोई स्पेलिंग समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। सर जो पेपर में आएंगे वही बताओ, वही बताऊंगा, ये क्यों लिखे हैं उसका कारण भी बताऊंगा, और जो पेपर में आएंगे वो बताऊंगा, चिंता ही मत करो, आप लिखो एक बार। कर्सिव राइटिंग मत लिखो, मेरी कर्सिव राइटिंग है ही नहीं, कोई एक आधा मीनिंग मेरे से कर्सिव पार पड़ता है भाई। मैंने कर्सिव के ज़माने में 10वीं क्लास करी नहीं थी मेरे भाई। जब मैंने 10वीं क्लास करी थी ना, उस टाइम पे कर्सिव नाम नहीं आता था मैं कि कर्सिव क्या चीज़ होती है। 2004 में 10वीं करी थी मैंने, 2004 में मैंने 10th क्लास करी थी। मुझे कर्सिव राइटिंग खुद को नहीं आती। हाँ, ये एक दो लाइनें जो जुड़ जाती है ना, वो तो अंग्रेजी पढ़ाने लग गया ना, इसलिए थोड़ी बहुत जुड़नी शुरू हो गई, ये एक फ्रेजेस जैसी। नहीं तो देखो साइंटिफिक में एक भी लाइन में मैंने कोई जोड़ा है मीनिंग। हैबिचुअल में एक और एच को, एक बी को जोड़ो, बाकी सारा कहीं नहीं लिखा। मुझे कर्सिव राइटिंग आती कहाँ है भाई। लिख लियो भाई, वेरी गुड, शाबाश। न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो गया ना, और भी लिखना है इसके अंदर अपने को। न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बाद स्पोर्ट्स न्यूज़, स्पोर्ट्स की भी जो न्यूज़ वगैरह रहती हैं वो भी आमतौर पर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितनी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, वो क्यों नहीं की वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वो इंडिकेशन से चल रहे हैं। इंडिकेशन में एक और खास बात अपने को लिखनी है, वो क्या लिखनी है भाई, जैसे वंस ऑब्लिक ट्वाइस ऑब्लिक थ्राइस प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस टाइम। ये लो साहब, ये क्या है आप जानते होंगे, ये तो आप जरूर जानते होंगे, वंस ट्वाइस थ्राइस, फिर ए और एन, फिर टाइम, ये आपने जरूर पढ़ा है भाई। फिर एक लिखना प्रीफिक्स्ड
प्री प्लान्ड, प्रीफिक्स्ड, प्री प्लान्ड या प्री डिटरमाइंड, अर्थात पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित कार्य या फिर योजनाएं, पूर्व निर्धारित कार्य या फिर योजनाएं। ये क्या होता है थोड़ी देर में बातचीत करते हैं। और फिर लिखो आप, अभी तक इंडिकेशन चल रहे हैं, ठीक है ना, सब इंडिकेशन का हिसाब किताब है। अब सुनो आप, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण वो क्या बनेगा, हेयर ऑब्लिक देयर, हेयर ऑब्लिक देयर, हेयर या फिर देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी भाव हो, एक्सक्लेमेटरी अर्थात विस्मयादि, भाव हो, ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक बार ये लिखो सर, यस टाइम से पहले क्या लिखा है, यस टाइम किधर लिख दिया मैंने, अच्छा ये आर्टिकल लिखा है भाई, ए और एन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, THRIC, फिर ए और एन, और फिर मैंने लिख दिया टाइप, ये लिखा है। और कहीं कुछ रहेगा क्या, स्पोर्ट्स न्यूज वो है NEWS, न्यूज है ये लिखो इन सब पर, जो अभी तक मैंने आपको इंडिकेशन लिखा है सब पर अपने बात करने वाले भी। मुहावरे वाली मीनिंग क्या, IDIOMS है भाई, IDIOMS, ये है मुहावरे वाली जो इंग्लिश मैंने लिखी है। एक साथी ने कमेंट किया था अभी कि सर वो फ्रेज वगैरह अगर आ जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्रेज है या सामान्य सेंटेंस, सब पता चलेगा, चिंता मत करो। वैज्ञानिक तथ्यों का कैसे पता चल जाता है आपको कि ये वैज्ञानिक तथ्य है, सोचिए आप। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य का भी तो पता चलता है ना, क्योंकि हमने कभी न कभी सुना हुआ रहता है उसके बारे में। ऐसे ही आपको फ्रेज का अर्थ पता चलेगा। जैसे मैं बताऊं आपको फ्रेज का अर्थ, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, आप इसमें है बोलते हो या थी ये बोलते हो, सोचो, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है ये बोलते हो या थी ये बोलते हो। सत्य की हमेशा जीत होती है ये बोलते हो या सत्य की हमेशा जीत होती थी ये बोलते हो। ये सारे मैंने फ्रेज बोले। लालच बुरी बला है ये बोलते हो या लालच बुरी बला थी ये बोलते हो। यहीं से समझ में आ जाएगा आपका तो सारा हिसाब ही। आए ना, आए कि नहीं आए फ्रेज समझ में? जो साथी अभी फ्रेज के लिए पूछ रहे थे आप बताओ, सब मैंने हिंदी में बोले ना, समझ में आ गए कि नहीं आ गए? डरो मत, चीजों का पता चलता होगा तभी वो पेपर में देते होंगे। अब चीजें अगर पता नहीं चलती तो पेपर में क्यों देता हो? लिख लिया हो तो बता देना, है ना? लिख लिया, वेरी गुड, शाबाश। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये वाला लाइन, हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी अर्थात विस्मयादि इनका भाव हो। थोड़ी देर में दोबारा बात करूंगा। ऐसे सेंटेंस में टेंस कौन सा बता बैठा ये कि कौन सा लगा बैठो, सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई कर लो। ठीक है, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि ऐसे सेंटेंस में, ऐसे कैसे, वही हेयर और देयर वाले, लेकिन यदि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट के तौर पर, कर्ता के तौर पर कोई नाउन हो,
नाउन का मतलब कोई संज्ञा, कोई नाउन हो तो, कोई नाउन हो तो हरिओ माफी चाहूंगा मैं, नाउन हो तो इन्वर्जन, इन्वर्जन, ये लो भाई एक स्पेलिंग आई अपने सामने और मैंने कैपिटल लेटर में मतलब बड़ी अंग्रेजी में लिख दी है। इन्वर्जन, इन्वर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं? बदलाव। ये क्या होता है इन्वर्जन, थोड़ी देर में बात करेंगे। इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन हो, और प्रोनाउन एक बार मैंने लिखवाया भी है आपको, है ना, प्रोनाउन हो, सर्वनाम हो तो नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन मतलब कोई इन्वर्जन नहीं करना, फिर हम कोई भी इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इन्वर्जन क्या होता है, ये सारी चीजों पे थोड़ी बहुत मैं आपको समझा दूंगा। तो नो इन्वर्जन, ये क्या है इन्वर्जन वगैरह, वो थोड़ी देर में बात करते हैं। अंतिम बात और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, वो है इससे जुड़ा हुआ सीक्वेंस। ये लो, ये सीक्वेंस और पता करो। सीक्वेंस का मतलब क्रम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीक्वेंस का क्या गणित बिठवा सकता है वो, बाई चांस अगर बिठवाना चाहे तो, कि ये भाई ये बता अब क्या करेंगे। सर मेरी बात तो सुनो प्लीज, बता भाई सोनू मेरे भाई। सर अगर एयरप्लेन का नाम हो तो सर द मकालू हो सकता है क्या? हाँ, किसी ने अपनी हवाई जहाज का नाम ही मकालू रख दिया जब तो, क्योंकि चोटी से जुड़ी हुई बात है तो लगा दो था, क्या दिक्कत है? पर्वतमाला वगैरह जो मकालू है ना, उसके साथ नहीं लगता अभी। सर अगर एयरप्लेन का नाम हो तो सर द मकालू हो सकता है क्या? अरे भाई मान लो किसी व्यक्ति, कोई जगह का नाम ही आपने एवरेस्ट रख दिया, आपने एक होटल खोला उसका नाम ही रख दिया द एवरेस्ट, तो आपका होटल है, कुछ भी नाम रखो। आपकी किताब का नाम आप जब समझ में है वो रखो, आपके घर का नाम आप कुछ भी लिख दो, कोई नहीं पूछ रहा। तो एयरप्लेन का नाम होगा, अगले ने रखा है अपने एयरप्लेन का नाम, तो दा लगाओ, कौन कह रहा है? अगले ने पैसे खर्च किए, जो समझ में आएगा आर्टिकल दा लगाएगा, हटाएगा, कुछ ही करे बोले। मकालू पर्वतमाला चोटी की बात हो रही थी ना, तब नहीं लगता। सीक्वेंस क्या आता है जी इसके अंदर, ये अपने को ध्यान रखना है। सीक्वेंस बताता हूं आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, प्लस सिंपल प्रेजेंट। ये देखो भाई साहब, ये है इसके अंदर एक चीज और, इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, ये होता है, इसे कहते हैं अपने सीक्वेंस। जो आपके सिलेबस में उसने नाम एक और दे रखा है ना अलग से, सीक्वेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव क्या प्रोग्राम है, इंपेरेटिव के बारे में भी तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए ना। ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट, ऑब्लिक एडवाइस, रिक्वेस्ट या एडवाइस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑब्लिक ऑर्डर का भाव हो। ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट या एडवाइस, सलाह को या फिर ऑर्डर, आदेश देने का भाव हो। ये मैंने आपको इंपेरेटिव के बारे में एक बार थोड़ा सा बताया। आगे भी बहुत बार इंपेरेटिव नाम से आपकी दोस्ती होगी भी। सर आर्टिकल से बाहर तो नहीं जाएगा ना क्वेश्चन। सोनू जी आपको नहीं लगता अभी आपको टेंस पे ध्यान देना चाहिए? किससे क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं जाएगा ना, ऐसी चीजें आपको लगता नहीं? आप आए हो हरि भजन को और होटल लगे कपास, क्या काम आए हो आप? आज टेंस पढ़ रहे हैं ना, टेंस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप? सर एडवाइस क्या होता है, ये सही बात पूछी आपने, विशेष संबंधित बात पे रहो यार मेरे भाई, है ना।
क्यों ऑनलाइन बैठे बैठे डांट खा रहे हो मेरे से? एडवाइस का मतलब सलाह को बोलते हैं। और एक एडवाइस की स्पेलिंग होती है ना ADVISE, जो आपने लिखी थी ADVISE, SE वर्ब होता है क्रिया, और मैंने लिखा हुआ CE, ये तो होता है सलाह, ये तो संज्ञा है, और ADVISE लगा दूंगा ना तो सलाह देना। एडवाइस सलाह, और जिसमें SE लग जाता है उसका अर्थ होता है सलाह देना। अरे नहीं यार, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा इसलिए पता है मन से डांट रहा हूँ। क्यों डांट रहा हूँ भाई? नहीं तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम है इसे हमारे यहाँ पे करके चला जाऊंगा, मेरा काम है क्लास लेने का, फॉर्मेलिटी निभा जाऊंगा, आप भी फॉर्मेलिटी के तौर पे भले बैठे रह जाओ। मैं चाहता हूँ मैं भी फॉर्मेलिटी नहीं करूँ, आप भी साथी जो साथ जुड़े हो फॉर्मेलिटी नहीं करें, नहीं तो हाथ पल्ले फॉर्मेलिटी रह जाएगी, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, कोई सामान्य सा कोई पार्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके कोई आउट ऑफ द लाइन भी कोई क्वेश्चन होते हैं इधर उधर, तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। अभी तो फिलहाल तो आप टॉपिक अति महत्वपूर्ण पढ़ रहे हो। आपको पता है जितने साथियों को मैंने फिलहाल अभी भरोसा दिलाया हुआ है कि लिखो एक बार, आप बाद में बात करेंगे, बाद में करेंगे, वो पूरे उत्साहित है कि बाद में क्या बताने वाला है इनके बारे में। कितने आप में से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इन्वर्जन नाम आज जिंदगी में पहली बार सुना होगा? कितने ऐसे मित्र हैं, मैं जानता हूँ भाई। कितने ऐसे साथी जिन्होंने इंपेरेटिव नाम आज सुना होगा कि ये क्या कर रहा है यार। डू डज का तो अभी तक किसी ने कहीं जिक्र ही नहीं किया, अभी तक उनका जिक्र ही नहीं हुआ है सेंटेंस के अंदर। ता है, ती है का जिक्र नहीं किया मैंने पूरे वाक्य के अंदर। चलिए जी, उम्मीद करता हूं ये तो सारा कुछ आपने लिख लिया होगा। अब एक चीज तो इसमें बची हुई रह गई अभी तक, कौन सी? वर्ब हेल्पिंग ऑफ। कौन सी लिखते वो तो छापा ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर तो लिखा ही नहीं। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, इनमें क्या लगता है वो तो लिखा पढ़ी की नहीं, वो तो अभी करेंगे। पर उससे पहले एक काम कर लेते हैं, जो अभी तक आपने हमने मिलकर लिखा है, जो चीजें अभी तक अपने नोट डाउन करी है, उनके बारे में बात करते हैं अभी। चलो, आज सेंटेंस एक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे पता था आज पूरा समय लगभग सिंपल प्रेजेंट को समर्पित करना है। पीछे चलता हूं भाई, दोबारा से यहां पर आ जाते हैं, यहां पहुंचते हैं भाई। अब सुनिए भाई, सर कौन सा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा सा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब उस आपसे शुरू से ही कर रहे हैं भाई। अभी तक तो लग भी नहीं रहा है कि टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब सब साथियों ने लिख लिया होगा, जो कोई साथी का थोड़ा बहुत लिखने से रह गया होगा, एक बार पेन को साइड में रखते मित्र, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको सुनने पे ध्यान देना। चलिए जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैंने पहले कुछ इंडिकेशन लिखे, अर्थात दिशा निर्देश। आप इन मीनिंग्स पे, ये जो ये लिखे हुए हैं ना, इन पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। ये लो तो ले भाई, ये लिखा हुआ आ गया तो फिर तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, गुरुजी ने लिखवाया था, नहीं। लेकिन कौन सा मीनिंग वास्तव में आपके लिए खास है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, आमतौर पर, इनके हिंदी अर्थ भी क्या होते हैं? आमतौर पर, सामान्य तौर पर। ये आमतौर पर जहां लिखे हुए आएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने की प्रबल संभावनाएं रहती है। पर आजकल पेपर बनाने वाले बहुत शातिर दिमाग के होंगे भाई। आपको पता है, आपको जितनी अंग्रेजी आती है ना, आप सोचते हो मुझे तो 0 है, मैं 1 नंबर पे हूं अंग्रेजी में, 2 नंबर आते हैं मेरे तो माइनस में आते हैं। आपसे भी ज्यादा पीछे के लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी ये पेपर देंगे ना, तो आजकल उन बच्चों को भी छोटा मोटा एक आइडिया रहता है कि यार ये कुछ स्पेलिंग है, 2-4 उन्होंने कभी पढ़ी रहती है स्कूल में कि ये कभी आ जाती है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, नो डाउट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, लेकिन भरोसा ये कह रहा हूं आपको कि इनसे आजकल सामान्य सा प्रश्न बनाना उसने थोड़ा कम कर दिया, बंद नहीं कर दिया, कम कर दिया। क्या पता यहां से पूछे ही नहीं हो। जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, सामान्य तौर पर, आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली का मतलब बारंबार। देखो, डेली रूटीन का कोई भी काम होता है ना आपका, डेली रूटीन का, मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, मैं रोज सुबह उठकर 5 बजे एक्सरसाइज करता हूं, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं कभी कभार ही पढ़ाई करता हूं, मैं मुश्किल से ही पढ़ाई करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, या ये नहीं करता वो नहीं करता, ये सब चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। आदतन वाक्य, हैबिचुअल जो सेंटेंस होते हैं ना, ये आमतौर पर किस में जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं आमतौर पर। जैसे सेल्डम, ऑफन, ये कुछ मीनिंग है, अंग्रेजी में तो इनको एडवर्ब कहते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको पहचान करवाते हैं। साथ ही साथ हैबिचुअल सेंटेंस, अब देखो मैंने तो एक ड्यूटी निभा दी हैबिचुअल सेंटेंस लिखकर। आदतन वाक्य, वाक्य में ब्रैकेट में लिख के भी नहीं देगा वो कि ये हैबिचुअल सेंटेंस है क्या। सेंटेंस में कहीं आपको मेरे को निर्देश नहीं दिए जाएंगे कि ये हैबिचुअल सेंटेंस है, बट बता कौन सा टेंस लगेगा। फिर आप सोचेंगे अच्छा हैबिचुअल है तो ये इसमें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, गुरुजी ने लिखवाया था, किताब में लिखा हुआ है ना। हैबिचुअल की पहचान करने का एक बेसिक तरीका होता है, आप वाक्य का थोड़ा सा भी अनुवाद करने का प्रयास कर लेंगे,
मैं जानता हूं अनुवाद में हम थोड़े कच्चे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास कर लेंगे ना तो हमें छोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अगर हैबिचुअल सेंटेंस हो तो इस हैबिचुअल और साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य है। 100 डिग्री गर्म करने पर पानी उबल जाता है, वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कोई वाक्य वहां पे लिख रखा होगा जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी की बात हो रही है तो यार ये तो वैज्ञानिक तथ्य हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट हुए, ठीक है ना। वैज्ञानिक तथ्यों वाले कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए इनके अंदर आमतौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगवाया जाता है। पर ये बातें जो अभी तक मैंने बोली लगभग बच्चों को पता हो रखी है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं सारी चीजें। आपको थोड़ा यूनिक कौन बनाएंगे वो आएंगे अभी आगे। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है, सारी दुनिया को पता है, सब मानते हैं ये बात। सूर्य जो वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये सारी बातें जो है वो लोगों को याद है। ऐसा कोई वाक्य कोई सेंटेंस लिखा हुआ आएगा तो आमतौर पर बच्चा उसमें वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया जाता है भाई, तो कोई समस्या भाई, ठीक है ना। वो तो समझ जाएगी, ये समझ जाएगा पेपर बनाने वाला भी कि यार ये तो पकड़ जाएगा बच्चे। तो इनसे आजकल प्रश्न बनाने बंद कर गए कि आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य दे रखा हो, क्योंकि वाक्य हिंदी में आता तो क्या पता समझ में आ जाए, वाक्य तो अंग्रेजी में छप कराने वाला है। एक तो ये भाई, फिर आते हैं आगे फ्रेजेस, कहावतें, मुहावरे, कहावतें। तो जैसे मैंने अभी एक साथी को उत्तर दिया भी था ना कि मान लीजिए ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, ठीक है ना, और लालच बुरी बला है। ये सेंटेंस क्या है, ये अपने आप के अंदर ही कोई फ्रेजेस होती हैं, कोई कोटेशन, किसी की फेमस कोई कोटेशन रहती है, ठीक है ना। तो सत्य की हमेशा जीत होती है, ये सब क्या होती है, कोटेशंस होती है। कोटेशन कोई अंग्रेजी में लिखी आएगी, इनके अंदर जैसी वर्ब, जैसी क्रिया जिस तरीके से प्रयोग में लाई गई थी, हमें वही उसी का अनुसरण करना पड़ता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। उसमें आप और हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे। फिर इसने लिखा है यहाँ पे ऑलवेज नेवर। एक ये ऑलवेज को मैं जरूर गोला बना रहा हूं भाई, यही है सबसे ज्यादा धोखा देता है ऑलवेज। ये अभी तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे बैठा हूं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी दिखाऊंगा इसे आते हुए, पास्ट टेंस में भी दिखाऊंगा इसे आते हुए। पता कैसे चलेगा, वो वाक्य को अपने आप ही बता देता है कि ये बात कब की हो रही है, अपने आप ही आइडिया लग जाएगा। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो हमारी मदद करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक नजर में पहचान करवाने में, मदद करवाने में। 100% भरोसा नहीं करना है। फिर रेयरली, कभी कभार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कभी कभार ये काम करता हूं, नहीं करता हूं। इडियम्स, मुहावरे हो ही गए। फिर डेली रूटीन वर्क, ये लाइन तो मैंने जबरदस्ती आप पर लिखकर थोप ही दिया यार, बाकी इसका काम तो ये हैबिचुअल सेंटेंस कर चुका था। हैबिचुअल सेंटेंस क्या होता है, आदतन वाक्य, तो वो तो डेली रूटीन वर्क ही हो गया। डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं, आदतन काम है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, अखबार में जो खबर छपकर आती है ना, उसमें अंग्रेजी वाले अखबार की बात कर रहा हूं, उसमें आमतौर पर कौन से टेंस को सर्वोपरि रखा जाता है, प्रेजेंट टेंस को। कौन से टेंस को सर्वोपरि रखा जाता है, प्रेजेंट टेंस को। कल कोई मैच हुआ, इंडिया ने कोई मैच जीता हारा, अगले दिन अखबार में है ना, पास्ट में नहीं लिखा था, वो प्रेजेंट में लिखा था। कारण क्या है इसका, न्यूज़पेपर का ये मानना है उनको उस सूचना की जानकारी अखबार के माध्यम से मिल रही है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रयोग में ज्यादा लेकर आते हैं। इसलिए ना अखबार को, ग्रामर को सीखने का एक बढ़िया माध्यम नहीं मानते। ग्रामर इतनी अच्छी व्यक्ति जो अखबार से नहीं सीख सकता, क्योंकि अखबार जो भी आते हैं ना उनमें जो अंग्रेजी लिखी रहती है पूरा ग्रामेटिकल रूल्स पर आधारित नहीं होती, उसमें बहुत सारी कमियां रखते हैं वो। लेकिन हाँ, वो कैब सुधारनी हो किसी को, अर्थात मीनिंग सुधारने हो, तब अच्छा माध्यम है एक अखबार अपने लिए, ठीक है ना। सर मैंने लूसेंट की बुक से आर्टिकल की प्रैक्टिस करी है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्यों भाई, मैंने कहा भी था आपको लूसेंट की अच्छी किताब आती है, इक्की दुक्की कुछ गलतियां हैं, बाकी लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, अच्छी किताबों में नाम आता है। मैंने खुद ने पढ़ी है लूसेंट, जब मैं पढ़ाई करता था मैंने खुद ने लूसेंट पढ़ी हुई है, जब मैं पढ़ता था खुद ही। बहुत अच्छी किताब है लूसेंट की बुक के लिए। क्यों माफी मांग रहे हो मुझसे, है ना। सर मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा चेंज है क्या ग्रामर का? पहले तो आप ग्रामर की स्पेलिंग से लिखोगे इरफान जी, ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होती है, ER जैसा कोई हिसाब किताब ही नहीं है उसमें, है ना। और मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा चेंज, नित नए चेंज होते हैं, नित नए चेंज होते हैं अंग्रेजी के अंदर। हाँ, लेकिन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मॉडर्न इंग्लिश की तो कुछ एक चीजें हैं जो जोड़ी कटाई गई हैं, बाकी लगभग वही हिसाब किताब चल रहा होता है ना। पर आप ग्रामर की स्पेलिंग जरूर सही करिए। अगले पे चलते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज। वही स्पोर्ट्स की न्यूज होती है, आमतौर पर स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है ना टीवी में, अंग्रेजी में स्पोर्ट्स कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर इन पे बात नहीं करते। वो कौन से टेंस का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। यहां से मैंने कम ही प्रश्न आते देखे, ठीक है ना। सर टेंस में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, देखते हैं। टेंस के अंदर जहां तक मुझे लग रहा है आपके टोटल जो प्रश्नों की संख्या 15 है, तो मुझे लगता है वो आपको टेंस से क्वेश्चन देगा 3 से 4।
और टेंस का मतलब केवल टेंस का नाम ही नहीं, टेंस के काम पूछे जा सकते हैं, नाम पूछे जा सकते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो 3 से 4 का तो मुझे गुंजाइश लग रही है। फिर है वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ये आप और हमने सबने एक साथ ही टेंस में वो आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है, याद है क्या आपको? ये तो शायद याद आ गया होगा। वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद आर्टिकल कौन सा लगता है? ए या एन। आगे कोई ना कोई टाइम दे रखा होता है, अर्थात कोई ना कोई आपको नाउन दे रखा होता है। अपने कौन सा फॉर्मेट इसके अंदर अप्लाई करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करते हैं। कौन सा टेंस अप्लाई करा करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्री फिक्स्ड, प्री प्लान्ड, प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित कोई भी काम आपका रहता है, योजनाएं रहते हैं, उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में लाया जाता है। पूर्व निर्धारित कोई भी कार्य, कोई भी योजना, ठीक है ना। मान लीजिए आपको कल को, मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने गए, ट्रेन थी आपके 3 बजे, ट्रेन छूट गई आपकी। अब आप पूछते भाई साहब अगली ट्रेन कितने बजे है? वो कहता है द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 6 PM, अगली ट्रेन 6 बजे। द नेक्स्ट ट्रेन इज लगा रहा है, देखो आप, इज एट 6 PM, अगली ट्रेन 6 बजे है। ट्रेन तो है 6 बजे, 6 कब बजेंगे? भविष्य में। लेकिन फिर वो विल शेल का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग कर रहा है? इज का। कारण पूर्व निर्धारित। प्री फिक्स, प्री प्लान्ड कोई भी कार्रवाई रहते हैं ना, उसके अंदर आमतौर पर प्रेजेंट टेंस को वरीयता पर रखा जाता है। तो वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार। ऐसे सेंटेंस भी किया अपनों ने मनमोहन जी। सिंपल वो आप टेंस वो क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल्स पढ़ना, वहां आ जाएगा नंबर। सर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी पढ़ा। एडजेक्टिव तो हमने पढ़ लिया पंकज जी, है ना। वैसे सिलेबस में आपके है ही नहीं, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में हमने 2 टॉपिक उसके पढ़े हैं, एक आर्टिकल और एक डिटरमाइनर। ये एडजेक्टिव के पार्ट थे। नाउन प्रोनाउन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन बिना नाउन प्रोनाउन के हम चीजों को सीख भी नहीं पाएंगे, इसलिए उनसे जुड़ी हुई खास खास बातें अपने जो जो बीच में आएंगी उनके बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है ना। और ये आज एक जो स्पेलिंग मैंने लिखी है ना, इन्वर्जन, ये एडवर्ब ही होता है भाई। तो जो आज हमने एक स्पेलिंग लिखी थी ना, इन्वर्जन, दिस इज एडवर्ब, कल बात करेंगे, आज समय हो गया भाई, ठीक है ना। ये इंग्लिश के सल में हर जगह काम आता है, लाइक टेंस, डिटरमाइनर। हाँ बिल्कुल, लगभग हर जगह भाई, सब जगह नाउन प्रोनाउन इनकी मदद पड़ती है अपने को। हाँ, डिटेल में जाने की लोड नहीं पड़ती, इनके खास खास कुछ मुद्दे हैं इनके, उनके बारे में जानकारी चाहिए होती है। आएगा जब नंबर मैं आपको बताऊंगा। बाकी आर्टिकल में भी आ गया, डिटरमिनरी तो दोनों टॉपिक ही किसके थे? एडजेक्टिव के टॉपिक थे। फिर आज जैसे इन्वर्जन नाम है, ये एडवर्ब का पार्ट होता है। क्या होता है, कैसे होता है, कल चर्चा करेंगे। साथियों देखो आज समय हो गया और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता इन चीजों को समय को देखते हुए फटाफट से बताने की ना मैंने अभी तक इसका स्ट्रक्चर लिखा, अर्थात मैंने कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो मैं लिख ही नहीं पाया आज। कोई बात नहीं, आज क्लास को यहीं तक रोकते हैं। ये इतना आपने जो लिखा है ना, इसके बारे में कल शुरुआत से बात करेंगे, दोबारा से बात करेंगे। कल इनसे संबंधित वाक्य कल पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। क्या होता है इन्वर्जन, कैसे प्रयोग में लाया जाता है, ये इंपेरेटिव क्या है, इन सब के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। आज इतना लिखिए। बस आपसे निवेदन है, कल जब आप क्लास में वापस जुड़े ना, थोड़ा ये याद सा करके आना कि क्या लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत। कल बाकी चर्चा परिचर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे, कल मिलते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।